राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र कितने प्रकार के हैं? वाद्य यंत्र 4 प्रकार के हैं वाद्य यंत्र। चार प्रकार के वाद्य यंत्र है। चार प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 नंबर पे लिखते हैं हम सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जो तार से बजते हैं। जो तार से बजते हैं वो तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जो वाद्य यंत्र तार से बजते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। यानी कि जिनमें तारें लगी होती है, तार के हिलने से जो आवाज उत्पन्न करते हैं वो तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तत्वाद्य यंत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं तत्व और एक होते हैं वितत्व। एक तो होते हैं तत्वाद्य यंत्र और एक कौन से होते हैं? वितत्व वाद्य यंत्र। 2 प्रकार के होते हैं। तत्वाद्य यंत्र के बाद में अगला प्रकार अपने बात करते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? कैसे बजते हैं? तो लिखेंगे फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्र। फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्र। फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्र। 3 नंबर पे हम लिखते हैं इसके बाद अवनद्ध वाद्य यंत्र। अवनद्ध वाद्य यंत्र। अवनद्ध वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जो चमड़े से मढ़े होते हैं। जो चमड़े से मढ़े होते हैं और उन्हें पीटने पर वो क्या करते हैं? आवाज उत्पन्न करते हैं। वो कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं? अवनद्ध वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और 4 नंबर पे हम नोट करते हैं घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? जो धातु से बने होते हैं। जो धातु से बने होते हैं तथा आघात पहुंचाने पर या चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार वाद्य यंत्रों के कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। कौन सा? ये सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जिनमें तार लगी होती है, तार के हिलने से जो आवाज उत्पन्न करते हैं वो तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जो चमड़े से मढ़े होते हैं, चमड़ा लगा होता है और उसे बजाने पर या उसे पीटने पर जो आवाज उत्पन्न करते हैं वो अवनद्ध वाद्य यंत्र कहलाते हैं।
जो धातु के बने होते हैं, धातु यानी कि जैसे लोहा या कोई कठोर वस्तु जिससे बने होते हैं, आपस में टकराने से या चोट मारने से वो क्या करते हैं, आवाज उत्पन्न करते हैं। वो कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? घन वाद्य यंत्र कहलाता है। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं तत्वाद्य यंत्र। बना लिया होगा ये सभी ने? नई हेडिंग लगाते हैं हम, तत्वाद्य यंत्र। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी प्रमुख वाद्य यंत्र है, इन वाद्य यंत्रों की एक पीडीएफ बनाई हुई है। पीडीएफ के अंदर और कुछ नहीं, सिर्फ फोटो है। सारंगी कैसी होती है, तंदूरा कैसा होता है, ढोल कैसा होता है, डमरू कैसा होता है, ढोलक कैसी होती है, इन सभी की क्या है, तस्वीरें हैं। तस्वीर आप अपनी क्लास पूरी हो जाए घर पे जाके देख लेना, साथ साथ में जो हम लिख रहे हैं उसके साथ में देख लेना कि ठीक हाँ ये किस प्रकार का होता है। क्लास में दिखा पाना संभव नहीं है, तो आप घर पे जाके इन चीजों को देख लेना। मैं पीडीएफ डाल दूंगा उनकी, 51 वाद्य यंत्र की तस्वीर है उसके अंदर। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं एक नंबर पे तत्वाद्य यंत्र। अपने जो प्रश्न आने की संभावना रहेगी वो सामान्य, बिल्कुल सामान्य प्रश्न आने की संभावना रहती है। जैसे पूछ ले कि जंतर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है ना, ऐसा प्रश्न। ढोलक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो हमें प्रमुख जो बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन सी श्रेणी में आता है, और वो हमें तभी पता चलेगा जब हम उसकी तस्वीर देखेंगे भी उसमें तार लगी हुई है या ढोलक की तरह है, ढोल की तरह है, बम की तरह है, किस प्रकार है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं तत्वाद्य यंत्र कौन से होते हैं। तत्वाद्य यंत्र जो कैसे बजते हैं, वो तार से, तार के हिलने से बजते हैं। सबसे पहले एक नंबर पे पढ़ते हैं सारंगी। सबसे पहले एक नंबर पे हम पढ़ रहे हैं सारंगी। सारंगी की अपने बात करें तो सांगवान, केर या रोहिड़ी की लकड़ी से बनी होती है। ये सागवान, केर या रोहिड़ा की लकड़ी से निर्मित, की लकड़ी से निर्मित, पहली बात। दूसरी बात, कितने तार होते हैं, तो इसमें 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं, 27 तार होते हैं। अगर हमसे सामान्य पूछा जाए कि कितने तार होते हैं, तब हमें कितने बताना है, 27 बताने। आगे हम सारंगी का वर्गीकरण करेंगे, उसके अंदर अगर पूछे कि सिंधी सारंगी में कितने तार है तो 27 तार है, गुजराती सारंगी में कितने तार है तो 7 तार है, वो एक अलग कंडीशन है। सामान्य हमसे पूछे तो हमें कितने बताने हैं, 27 तार बताने हैं। ठीक है। गज की सहायता से, गज की सहायता से बजाई जाती है। गज, गज यानी कि एक तो होता है जिसे अंगुलियों से बजा लेते हैं तारों को हिला करके, एक कोई लकड़ी का टुकड़ा होता है ना, या कोई पत्थर का टुकड़ा होता है, या कोई लोहे लोहे या किसी धातु का टुकड़ा होता है। उस धातु अपने उस धातु से क्या उन तार को हिला करके बजाते हैं, तो वो कौन से हो गए, उन्हें गज बोल देते हैं, या वीतक प्रकार का हो जाता है। वो अंगुली से नहीं, किसी धातु से बजाया जाता है, किसी उपकरण से बजाया जाता है, तारों को हिलाया जाता है। तो गज की सहायता से इसे बजाया जाता है, या तार है वो हिलाया जाता है। कौन बजाते हैं, तो एक तो जोगी, और एक बाड़मेर के अंदर जो लंगा जाति के लोग रहते हैं द्वारा प्रयोग। जोगी व लंगा द्वारा, लंगा जाति द्वारा प्रयोग, ऐसे लिख देते हैं।
जाति द्वारा प्रयोग। अब अगली बात करते हैं कि सारंगी कितने प्रकार की होती है। तो सारंगी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है सारंगी। सारंगी के प्रकार, सारंगी के दो प्रकार है। एक है सिंधी सारंगी और एक है गुजराती सारंगी। गुजराती सारंगी में कितने तार होते हैं? 7 तार होते हैं। सिंधी सारंगी में कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। सारंगी वादक प्रमुख कौन हुआ है? तो राम नारायण। प्रमुख सारंगी वादक कौन है? राम नारायण। राम नारायण का संबंध कौन से जिले से है? उदयपुर जिले से है। तो लिखिए प्रमुख सारंगी वादक, प्रमुख सारंगी वादक राम नारायण। संबंध कौन से जिले से है? उदयपुर जिले से संबंध है। ये नोट कर लीजिए। इनकी तस्वीर जब आप देखोगे तब ये इनकी तस्वीर देखते समय इन बातों को साथ में पढ़ना है, तब ये स्थायी रूप से अपने याद हो जाएगा। इतनी चित्रकला मुझे आती नहीं कि मैं यहाँ पे सारंगी का चित्र बना लूं, इसलिए आपके लिए पीडीएफ है, पीडीएफ आप देख लेना, चित्र आपको देखने पड़ेंगे। लिख लिया, नोट कर लिया होगा सभी ने। 2 नंबर पे लिखिए जंतर। जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप। वीणा का प्रारंभिक रूप है, गले में लटकाकर बजाया जाता है। लटकाकर बजाया जाता है। एक बात इसमें और हमें इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखनी है, लोक देवताओं से भी संबंधित है कि जो गुर्जर भोपे होते हैं वो देव नारायण जी की फड़ के समय, फड़ वाचन के समय से बजाते हैं। तो लिखेंगे गुर्जर भोपों द्वारा देव नारायण जी की फड़ वाचन के समय, फड़ वाचन के समय प्रयोग। और जंतर के अंदर 2 तुम्बे लगे होते हैं। जंतर में कितने तुम्बे लगे होते हैं? 2 तुम्बे लगे होते हैं। तुम्बे जानते हो क्या होता है? तुम्बा, तुम्बा खारा होता है, वो तुम्बा नहीं होता इसमें, वो तुम्बा नहीं होता। आकृति होती है ऐसे बनाई, तुम्बे जैसी आकृति बनी होती है, उसके ऊपर तारें लगी होती है। फोटो में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगला वाद्य यंत्र पढ़ते हैं रावण हत्ता। नहीं, वैसे कुछ नहीं लिखो। रावण हत्ता वायलिन का प्रारंभिक रूप। वायलिन भी एक वाद्य यंत्र है। वायलिन का प्रारंभिक रूप रावण हत्ता। इसमें हमें क्या बात ध्यान रखनी है? इसमें हमें ध्यान रखनी है कि इसमें 9 तार लगे होते हैं।
कितने तार लगे होते हैं? 9 तार लगे होते हैं रावण हत्ता के अंदर। और एक बात ये ध्यान रखनी है कि बाबूजी की फड़ वाचन के समय इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और बाबूजी की फड़ का वाचन करते कौन है? भोपे करते हैं। कौन से भोपे करते हैं? भील भोपे करते हैं। तो भील भोपों के द्वारा बाबूजी की फड़ के समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए भील भोपों द्वारा, हाँ जी, क्या कभी जैसलमेर गए हो? बाड़मेर, जोधपुर गए हो? तो जोधपुर में ध्यान रखना, जो नायक जाति के लोग हैं उन्हें भील कहते हैं। ध्यान रखना, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर जो नायक जाति के लोग हैं उन्हें भील कहा जाता है। भील कहा जाता है, उस क्षेत्र में भील ही बोलते हैं। नायक जाति के लोगों को क्या कहा जाता है? भील कहा जाता है। नायक लिखा है तो भी सही है, भील लिखा है तो भी सही है, क्षेत्र क्षेत्र की बात है। ठीक है। भील भोपों द्वारा किसकी फड़ के समय? बाबूजी की फड़ वाचन के समय प्रयोग। फड़ वाचन के समय प्रयोग। फड़ वाचन के समय प्रयोग। नहीं, वो भील नहीं है, वो भील अलग है। वो भील अलग है, वो वहां रहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा में। वो लिखने का तो यही है जो किताब में लिखा हुआ है। किताब के अंदर जो ये भील लिखा हुआ है, ये भील जो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी वाले क्षेत्र में रहते हैं ना नायक जाति के लोग, उन्हें भील कहा जाता है। वो भील है ये भील। ये भील, वो भील तो एक जैसा ही लिखा जाएगा, भले ऐसे लिख दो भले वैसे लिख दो, ऐसे लिख दो। ठीक है, इतना मुझे नहीं पता भाई, कोई प्रोग्राम होता है तभी बजाते हैं, वैसे तो प्रमुख रूप से तो पहले होते होंगे, हम तो ऐसे घूमते नहीं है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि गर्मी के अंदर कैमरा लगा होता है बाहर गेट के पास में, अंदर देख लेते हैं डिस्प्ले के अंदर की कोई जोगी है क्या, तो जाने दो, गेट ही नहीं खोलते। तो फड़ लेके क्या करेगा धूप में बाहर खड़ा खड़ा, जब कोई गेट ही नहीं खोल, कोई फड़ सुनता ही नहीं है, तो है ना। फड़ का वाचन लगभग कब होता है इनका? शाम को होता है। वो फड़ की बात बाबूजी के अंदर हमने पढ़ ली है। यहाँ पर जो बात पढ़नी है वो इतनी बात पढ़नी है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ तार कितने होते हैं, किसका प्रारंभिक रूप है, किसकी फड़वाचन के समय इसका उपयोग किया जाता है। अगला वाद्य यंत्र लिखते हैं हम, तंदूरा या इसे बोलते हैं चौतारा। तंदूरा या चौतारा। चौतारा देखो कैसा होता है, तानपुरे जैसा होता है। और तानपुरा कैसा होता है? इसके जैसा सा होता है, तस्वीर में देखना आप। हाँ, तो अब दोनों ही नहीं है अपने पास, तो अपने तो ऐसे कहेंगे कि ये उसके जैसा होता है, ये इसके जैसा होता है। तानपुरे जैसा, तानपुरे जैसा होता है, क्योंकि पहले तानपुरा आया था। ठीक है, बाप बेटे एक जैसे होते हैं, तब ऐसे कहते हैं कि बाप देखो बेटे जैसे, ऐसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? बेटा बाप जैसे। तो वही बात है। आगे लिखो, इसके बाद अगली बात लिखिए इसमें, इसे 13 ताली नृत्य के दौरान, इसे 13 ताली नृत्य के दौरान कौन बजाते हैं? कौन बजाते हैं? महिला पुरुष? इसे 13 ताली नृत्य के दौरान
पुरुषों द्वारा बजाया जाता है। पुरुषों द्वारा बजाया जाता है। और इसे बजाया कैसे जाता है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो एक बात इसमें लिख दीजिए कि इसे दाहिने हाथ की पहली अंगुली में, इसे दाहिने हाथ की पहली अंगुली में मिजराब पहनकर बजाने का एक उपकरण होता है, बजाया जाता है। बजाया जाता है। या तो ऐसे करते हैं, एक दिन राजस्थान के सारे लोक कलाकारों को बुलाते हैं यहाँ पे, उन्हें कहते हैं कि 10-10 मिनट एक एक चीज बजा के दिखाओ हमें, तब हमारे समझ में आएगा। बिल्कुल पैसे लगेंगे, आपके लगेंगे वो तो। या फिर यूट्यूब पे घर पे जाके देख लेना, हाँ फोन में देख लेना फ्री के अंदर, बिल्कुल बजा के दिखा देंगे वो। नोट कर लिया क्या ये? आगे लिखिए इसके बाद इकतारा। इकतारा लिखो, इकतारा में लिखो, लिखिए नारद जी द्वारा, नारद जी द्वारा खड़ताल के साथ प्रयोग। नारद जी को देखा है? कितने वाद्य यंत्र होते हैं उनके पास? 2 वाद्य यंत्र होते हैं, है ना। ज्यादातर कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं नारद जी? खड़ताल का प्रयोग करते हैं। नारायण नारायण। और जो गले में होता है वो क्या है? इकतारा। ठीक है। तो नारद जी के द्वारा प्रयोग तो किया ही जाता है। नारद जी के अलावा किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो लिख दीजिए एक बात, काल बेलिया व नाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा। काल बेलिया व नाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा प्रयोग। नाथ और जसनाथी संप्रदाय अलग अलग है क्या? नाथ संप्रदाय का प्रचलन किसने किया था? नाथों का नाथ कौन है? गोरखनाथ है, मच्छंद्र नाथ। और नाथों का नाथ किसे कहते हैं? नाथों का नाथ आदिनाथ। आदिनाथ यानी कि भगवान शिव, भगवान शिव से संबंधित संप्रदाय माना जाता है ना। और जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जसनाथ जी ने। ठीक है। जसनाथ जी का जन्म कब हुआ था, कौन बताएगा? जसनाथ जी का, जसनाथी बैठे थे ना, किधर गए वो? दिखाई नहीं दे रहे। बताओ कब हुआ था जन्म? कब? फिर तो हो गया 1482 को जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म? जाम्बे जी का जन्म कब हुआ था बताओ? 1451 के अंदर हुआ था। बिल्कुल सही बात है, 1451 में हुआ था। और जाम्बो जी और जसनाथ जी मिले किस वर्ष थे? 1500 कौन से वर्ष मिले थे? 1504, 1506, 1502, 1500, 1506 वाली बात सही है क्या? मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि 1506 के अंदर तो जसनाथ जी ने समाधि ली थी 24 वर्ष की आयु के अंदर। चलो अपने इधर आते हैं, वापस लिखो
अगला वाद्य यंत्र लिखिए भपंग। 1506 समाधि है 1506 में। तो कौन से बाड़ी नामक स्थान तो सही है 1506। ठीक है। 1500 है तभी तो 1506 पे आत्मा मान नहीं रही है। लिखो आगे। अगला वाद्य यंत्र लिखिए भपंग। भपंग भपंग में लिखिए आप डेरू के समान। डेरू के नहीं, डमरू के समान। डेरू या डमरू एक ही होता है क्या? डमरू के समान। काख में दबाकर बजाया जाता है। डमरू के समान होता है, काख में दबाकर बजाया जाता है। मेवात क्षेत्र के जोगी सबसे ज्यादा इसका उपयोग करते हैं। मेवात के जोगियों द्वारा उपयोग। मेवात में कौन सा क्षेत्र आता है? अलवर। भरतपुर आएगा क्या वर्तमान में? कौन सा जिला बन गया? भरतपुर से एक और दीग, दीग आ जाएगा इसमें। आगे लिखिए इसके बाद में चिकारा। चिंकारा कितने नंबर आएंगे? लिखो फिर इसमें लिख दीजिए केर की लकड़ी से निर्मित केर की लकड़ी से निर्मित। दूसरी बात किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो लिखेंगे ग्रासिया व मेवों द्वारा प्रयोग। ग्रासिया कहाँ रहते हैं? ग्रासिया व मेवों द्वारा प्रयोग कहाँ रहते हैं बताओ? सिरोही में रहते हैं। तो आप बताओ कौन सी कृषि करते हैं ग्रासिया जाति के लोग? कौन सी? वालरा या वात्रा? वालरा करते हैं। कौन सी कृषि करते हैं? वालरा। अगली बात नोट कीजिए इसके अंदर प्याले के आकार का होता है। प्याले के आकार का होता है। प्याले के आकार का होता है। ये है अपने चिंकारा। अब लिखिए अन्य तत्ववाद्य यंत्र जिनके बारे में कोई विशेषता हमें याद नहीं करनी, सिर्फ हमें उनके नाम याद करने हैं। क्योंकि कई बार के ऐसा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है, तो कम से कम हमें नाम तो पता होने चाहिए भी कौन कौन से हैं। प्रश्न तो उनसे ज्यादा नाम को लेकर के आता है, विशेषता से प्रश्न आता है जिनकी विशेषता आपने लिख ली। अब लिखिए एक तो लिखिए सुरिंदा। अन्य तत्ववाद्य यंत्र में लिखिए अन्य तत्ववाद्य यंत्र। एक नंबर पे लिखिए सुरिंदा। 2 नंबर पे लिखिए रवाज। रवाज, रबाब, दुकाको। कुछ नहीं लिखना इनके आगे, सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं इनके। सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखने हैं? नाम ध्यान रखने हैं। सूरमंडल और
एक और लिख लेते हैं इसके अलावा अपने गजरी, स्वरमंडल और गजरी। ये सारे के सारे कैसे वाद्य यंत्र है? तो मुझे बताओ, चौतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है। और सोरिंदा, चिंकारा, सिंधी सारंगी में कितने तार होते हैं? गुजराती सारंगी में 7। रावण हत्था में कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं, ठीक है। और राम नारायण किसका प्रमुख कलाकार है? किसका? सारंगी का। ये हो गए अपने सारे के सारे तत्ववाद यंत्र। अब लिखिए सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? कब से? आज से? रावण हत्था नहीं है। कौन सा है? अलगोजा है। कौन सा है? अलगोजा। देखो वाद्य यंत्र जो होता है ना, वो सारे वाद्य यंत्र अपने आप में श्रेष्ठ ही होते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो अब कोई ऑप्शन दे, ऑप्शन के ऊपर ही निकालते हैं भी, जो ठीक ठाक बजता है उसको कह देते हैं। बाकी कोई मेरे हिसाब से तो सारे वाद्य यंत्र होते हैं वो अपने अपने जगह श्रेष्ठ होते हैं, मैं तो यही मानता हूँ। प्राचीन क्या? प्राचीन वाद्य यंत्र में किसके? प्राचीन वाद्य यंत्र में? तत्वाद्य यंत्र में एक तारा होना चाहिए। नारद जी के समय से उपयोग हो रहा है। नारद जी से पहले की कोई चीज भाई हमने तो देखी नहीं। नारद से पहले कोई था कोई ऐसा देवता? देख लेंगे और कोई देख लेंगे। हाँ, वीणा का प्रारंभिक रूप नहीं, वीणा नहीं है। वीणा का प्रारंभिक रूप, ये चीज पढ़ के आए हम। यानी कि वीणा से पहले कोई और चीज बनी है ना? क्या बनी है? देखो लिखाई है आपको क्या चीज लिखाई है? वीणा का प्रारंभिक रूप क्या होता है? तो इसका मतलब है कि वीणा से पहले तो क्या आ गया? जंतर आ गया। ऐसे इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, कितना ही पढ़ लो। अगर कोई ये कहता है ना कि मुझे जीके आता है, तो मेरे हिसाब से उसका दिमाग खराब हो गया। अगर वो ये बात बोल रहा है कि मुझे जीके आता है, जीके का कोई अंत ही नहीं है, कितना ही पढ़ लो। मैं पढ़ाता हूँ, हो सकता है आपको ऐसे लगता है कि मेरे को सारा आता है, सारा मेरे को भी नहीं आता। पढ़ ही नहीं सकते, याद कर ही नहीं सकते, इतना है, अंत ही नहीं है कोई। ये किताब पढ़ लो, दूसरी पढ़ लो, तीसरी पढ़ लो, चौथी पढ़ लो, कितनी पढ़ लो, कोई अंत नहीं है। हम तो वो बात याद करते हैं जो लगभग हमारे पेपर में पूछी जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि जो पेपर आएगा वो सारा मैं सही कर दूंगा, कोई गारंटी नहीं है। मेरे से भी हो सकता है कुछ ऐसे पर्सन डाल दे जो मुझे भी नहीं आते हो। इसलिए मैं तो कभी नहीं कहता कि मेरे को सारा जीके आता है। अपने को तो नहीं आता सारा, अपने को ठीक ठाक सा आता है, काम चल जाता है, इतना कहता है। किसी को भी कोई अगर ये कहता है तो अंत ही नहीं है, किसी भी चीज का अंत नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का अंत नहीं। राजस्थान भूगोल इतना टाइम हो गया पढ़ते हुए, ठीक है अपने 95-97% प्रश्न सही हो जाते हैं, कोई 1-2 बाई चांस गलत हो जाता है, पर लेकिन ऐसे तो नहीं कह सकते भी अपने को सारा आता है। सारा तो नहीं आता, किसी को नहीं आता सारा, ऐसा कोई वही नहीं आज तक जिससे सारा आता हो। चलो किसी को ऐसा लगे कि मुझे सारा आता है, वो मेरे पास आ जाना, मैं उससे 2-4 प्रश्न पूछ लूंगा, है ना? सारा तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन उससे मैं पूछ लूंगा, अगर बता देगा तो ठीक है, देख लेंगे आगे। कौन से वाद्य यंत्र पढ़ते हैं आगे? अपने सुशिर वाद्य यंत्र। अब देखो अपने के सुशिर वाद्य यंत्र में कौन से पढ़ेंगे जो अपने पेपर में पूछे जाते हैं? सारे सुशिर वाद्य यंत्र थोड़ी पढ़ेंगे। हमारे पेपर में जितने आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बांसुरी। सबसे पहले कौन सा वाद्य यंत्र पढ़ते हैं हमें? बांसुरी। बांसुरी वाद्य यंत्र प्राचीन काल से ही उपयोग होता आ रहा है, भगवान कृष्ण का वाद्य यंत्र कहलाता है ये। तो हो सकता है हमसे पूछ ले कि भगवान कृष्ण का वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी। लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब लोगों को पता है, ठीक है। नहीं पता किसी को तो लिख सकते हैं कि बांसुरी भगवान कृष्ण का वाद्य यंत्र है।
ठीक है। बांसुरी के अंदर छिद्र कितने होते हैं? 7 छिद्र होते हैं। छिद्र की संख्या कितनी होती है? 7। बांसुरी में छिद्रों की संख्या 7 होती है। प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए हैं? हरि प्रसाद चौरसिया। ये बात याद करनी है। प्रसिद्ध कलाकार हरि प्रसाद चौरसिया। हाँ, चौरसिया। फिल्म आती थी ना, उसमें कोई पुलिस इंस्पेक्टर होता था, उसका नाम था, पता नहीं कौन सा चौरसिया था। सर वो है, ये देखो याद कर रखे है नाम, ये याद कर लो, हरि प्रसाद चौरसिया। क्या बजाता था? बांसुरी बजाता था। अगला लिखिए 2 नंबर पे, अलगोजा। दीपक चौरसिया, ऐसा नाम था क्या? राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। 2 बांसुरी एक साथ लगी होती है इसमें। इसकी वीडियो देख लेना आप जाके भी, अलगोजा कैसे बजता है, देखा है क्या? कौन बजाता है? निंजा। हाँ हाँ, लिखो, आगे लिखो। 2 बांसुरी एक साथ इसमें प्रयोग की जाती है। भील व कालबेलिया जाति द्वारा प्रयोग होता है। अपने निंजा का नहीं पूछेंगे, ध्यान रखना, अपने भील और कालबेलियों का पूछेंगे। तो लिखो, भील व कालबेलियों द्वारा, भील व कालबेलियों द्वारा प्रयोग। कौन सी जाति प्रयोग करते हैं? तो भील और कालबेलिया जाति के लोग इन्हें प्रयोग करते हैं। प्रसिद्ध कलाकार रामनाथ चौधरी, और इनके बारे में 3-4 दिन पहले न्यूज आ रखी थी अखबार में। क्या विशेष बात थी? नाक से अलगोजा बजाते हैं। किससे अलगोजा बजा देते हैं? नाक से अलगोजा बजा देते हैं। भेज दूंगा ग्रुप के अंदर में, टेलीग्राम वाला जो चैनल है उसमें आपको रामनाथ चौधरी की आज बात भेज देंगे, कल परसों आई थी। तो प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार रामनाथ चौधरी, शायद जोधपुर, जयपुर ग्रामीण के रहने वाले, जयपुर ग्रामीण के ना। हाँ हाँ, पदमपुरा गांव के हैं। सही बात है, ये लिखा हुआ था अखबार के अंदर। तो इसके बारे में क्या लिखना था? नाक से अलगोजा बजाने हेतु प्रसिद्ध। नाक से अलगोजा बजाने हेतु प्रसिद्ध। अगले कलाकार अपने, अगला वाद्य यंत्र पढ़ते हैं, पुंगी। पुंगी को बोलते हैं बीण। कितने नंबर वाद्य यंत्र अभी? तो लिखिए पुंगी, पुंगी या बीन। टाइम हो गया, पुंगी कल बजाएंगे, आज इतना करते हैं। कब है टेस्ट? तो क्या पता इसका मैं प्रश्न दूं या ना दूं। लिखो फिर, चलो लिख लो, जल्दी लिखो फिर। लिखो, सपेरा समुदाय द्वारा प्रयोग। सपेरा समुदाय द्वारा प्रयोग। सपेरा समुदाय कौन सा? कालबेलिया। इडोणी नृत्य के समय प्रयोग। इडोणी नृत्य के समय प्रयोग। इडोणी नृत्य किसका? बनाने के अंदर जो ये पुंगी, पुंगी जब बनाई जाती है तो उसके अंदर घिये तुम्बे का प्रयोग किया जाता है। घिये तुम्बे से बनी होती है पुंगी। ठीक है, पुंगी देखी है आप लोगों ने? तो लिखिए, घिये तुम्बे से
घी तुम्बे से निर्मित। हमें बेसिक बेसिक बातें याद रखनी है, कहीं इनके बारे में पीएचडी करने लग जाए अपने। किताबों में बातें ढूंढ लो, अच्छा इसमें 3 लाइन लिखी हुई है, उसमें 4 लिखी हुई है, 3 4 का कोई फर्क नहीं है। पेपर में जो आज तक पूछा जा रहा है वो इससे बाहर नहीं पूछा जा रहा। किससे बनी होती है? घिया तुम्बे से बनी होती है। कौन से वाद्य यंत्र अपने कौन से नृत्य में प्रयोग है? इडोणी नृत्य में। इडोणी नृत्य किसका नृत्य है? कालबेलिया जाति का। सपेरा समुदाय कालबेलिया जाति के द्वारा इस वाद्य यंत्र का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। कुछ जो जोगी लोग होते हैं वो भी पुंगी रखते हैं, है ना। हाँ, जो सांप को पकड़ने का सपेरा समुदाय हो गया, सांप जो रखते हैं वो रखते हैं सांप को वश में करने का। पुरानी जो फिल्में आती है उनमें विशेष रूप से अपने को मिलता है। पहले फिल्में ही ऐसी होती थी कि नागमणि है किसी नाग के पास में, नाग कभी आदमी बन जाता है, कभी नागन कोई औरत बन जाती है, ऐसा ही चलता था पहले। वास्तव में पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, हमने तो मान रखा है कि ऐसा होता है, हमें मनवा दिया। आज इतना करते हैं, आगे हेडिंग लगा के छोड़ दो, शंख।